हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की यूनिट 5 एंड द नेम ऑफ द यूनिट ग्रीन स्किल्स के बारे में स्टडी करेंगे। जब भी हम ग्रीन वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक ही वर्ड आता है, एनवायरनमेंट। सो लेट अस टेक अ इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन स्किल्स। वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइव्स विदाउट द एनवायरनमेंट अराउंड अस। हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते विदाउट द एनवायरनमेंट। एवरीथिंग दैट सराउंड अस comprises of environment like living beings, flora and fauna, non-living things, the vegetation, climate, natural resources। So हमारी जो सराउंडिंग है जैसे कि लिविंग बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, नॉन लिविंग थिंग्स, वेजिटेबल्स, क्लाइमेट और नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमारा क्या है? एनवायरनमेंट है। ईच ऑफ दीज अफेक्ट अस in one of the other way, and in turn our action also have a deep impact on all these, largely called as the environment। ये जो हमारी सारी सराउंडिंग है इसका एक डीप इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पर। अगर हम कॉलिंस इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार देखें तो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द पर्टिकुलर नेचर सराउंडिंग इन विच वी लिव। जिस सराउंडिंग में हम रह रहे हैं, considering in the relation to their physical characteristics or the weather conditions, that means environment। so environment का हिंदी में मतलब है पर्यावरण। जो पर्यावरण है वो हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। परि जो हमारे चारों ओर है, आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। सो पर्यावरण हमारा भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों की एक इकाई है। सामान्य अर्थों में अगर हम बात करें तो हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्व, हमारी सभी प्रक्रियाएं, हमारी घटनाओं के समूचे एक निर्मित इकाई है। यह हमारे चारों ओर पर्याप्त है, व्याप्त है और हमारे जीवन की प्रत्येक घटना इसी के अंदर संपादित होती है। पर्यावरण के जैविक संगठनों में सूक्ष्म जीवाणु से लेकर के सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे भी आते हैं, और अन्य से जुड़ी प्रक्रियाएं जैसे चट्टानें, पर्वत, नदी, हवा, जलवायु, ये सारे हमारे एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। सो हम अपने लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते विदाउट द एनवायरनमेंट। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट? सोसाइटी मीन्स group of people living together in a community, a village, a city, a town or a state or a country। हमारे पीपल, जो ग्रुप ऑफ पीपल रह रहे हैं, चाहे वो कम्युनिटी में रह रहे हैं, चाहे विलेज में रह रहे हैं, सिटी में या टाउन या स्टेट या कंट्री, सो ये मिलकर एक सोसाइटी कहलाती है। और सराउंडिंग्स क्या है? जो हमारी इसके अराउंड है, जैसे कि पर्सन, एनिमल, प्लांट, लाइव्स, ये सारा हमारा क्या है? एनवायरनमेंट। से कैसे रिलेटेड है आपस में? टू फुलफिल आवर ग्रीड वी आर एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज नेचर हैज़ गिवन अस। नेचर ने हमें जो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, आज के टाइम में ह्यूमन क्या कर रहा है? उससे एक्सप्लॉइट कर रहा है। बहुत सारे इश्यूज हैं लाइक ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, अदर मैन मेड डिजास्टर्स हो गए। ये सारे हमारी मैन की एक्टिविटी पर डायरेक्ट इम्प्लीकेट करते हैं, डायरेक्ट इसको खराब कर रहे हैं। मैंस की एक्टिविटी जो है उसको हमारे नुकसान पहुंचा रहे हैं। कौन? जो हमारे, किस वजह से नुकसान पहुंच रहा है? ह्यूमन ने एक्सप्लॉइट किया नेचर को, एंड उसकी वजह से हमारे ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज आ गए, क्लाइमेट चेंज हो गया, मैन मेड डिजास्टर्स आ गए, जिससे मैंस की एक्टिविटीज पर फर्क पड़ा। तो नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं लाइक अर्थक्वेक्स है, इसका हमारी इकोनॉमी पर भी एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे हमारी सोसाइटी को भी अफेक्ट होता है। हैंस हम ये कह सकते हैं कि जो सोसाइटी है और जो एनवायरनमेंट है ये इंटरडिपेंडेंट वर्ड है एंड कैन नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। इकोसिस्टम एंड फैक्टर्स कोजिंग इम्बैलेंस। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इज कोज्ड when natural or a man-made disturbance disrupt the natural balance of an ecosystem। जब नेचुरल या
मैन में डिस्टर्बेंस जो है वो हमारे नेचुरल उस पर पड़ती है, तो हमारा इससे बैलेंस जो है इकोसिस्टम का उस पर अफेक्ट होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव अ डायरेक्ट इम्प्लीकेशन इन कॉजिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, जिससे क्या होता है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस अराइज होता है। मीन्स जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं या मैन में डिस्टर्बेंस है, ये हमारे नेचुरल इम्बैलेंस को, नेचुरल बैलेंस को हमारे कॉज कर रही है, जिससे हमारा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है। तो हमारे कुछ मैन में डिस्ट्रप्शंस हैं जिसकी वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, वो कौन कौन सी है, जैसे कि डिफोरेस्टेशन ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, द नीड फॉर बिल्डिंग हाउसेज एज इमर्ज, तो हमारे हाउसेज ज़्यादा बिल्ड हो रहे हैं। इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए क्या है कि हमारे जो हाउसेज हैं वो हिली रीजन्स में भी बिल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रीज जो हैं वो कट किए जा रहे हैं, और लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है, जिससे हमारी डिफोरेस्टेशन की प्रॉब्लम जो है अराइज होती है, और जिससे हमारा क्लाइमेट चेंज होता है। मैनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स भी हमारे एक्सटेंट होते जा रहे हैं क्लाइमेट कंडीशंस के चेंज होने की वजह से। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है मैन मेड डिस्ट्रप्शंस के अंदर जो हमारा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कॉज करता है। नेक्स्ट हमारा है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड सोइल इरोजन। डिफोरेस्टेशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, जैसे कि सॉइल इरोजन हो गया या हमारा लैंड डिग्रेडेशन हो गया। द पुअर क्वालिटी ऑफ लैंड एंड सॉइल इज रिजल्टिंग इन राइजिंग हेल्थ कंसर्न्स, और इसकी वजह से हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इट इज़ ऑल्सो लीडिंग टू प्रॉब्लम्स फॉर हर्बीवोर्स एनिमल्स कोजिंग कंसर्न्स ऑफ देयर एक्सटिंक्शंस। आज के टाइम में हमारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है। मैनी एनिमल स्पीशीज फाउंड इन माउंटेन्स, जो बहुत सारी एनिमल स्पीशीज थी जो माउंटेन में फाउंड होती थी वो हमारी लॉस हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ दी एक्सटेंशन बिकमिंग डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ दी जो हमारे एनवायरनमेंट पर फर्क पड़ रहा है, इसकी वजह से उसकी वजह से हमारे हैबिटेट में लॉस हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम सिर्फ अपने रिसोर्सेज को ही नहीं ख़राब कर रहे, बल्कि उनको पूरा ही एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। वी जनरेट टन्स ऑफ वेस्ट। हमने आज के टाइम में वेस्ट को इतना जनरेट कर दिया है जिससे हमारे रिसोर्सेज पर बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर आवर ओन सेल्व्स टू ब्रीथ फ्रेश एयर। आज के टाइम में फ्रेश एयर भी ह्यूमन को नहीं मिल पा रही है। द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स एडिंग टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड इन अर्बन सिटीज़। इस वजह से आज के टाइम में अर्बन सिटी में डिग्रेडेशन ऑफ लैंड की प्रॉब्लम अराइज हुई है। द नेचुरल रिसोर्सेज दैट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म आर बीइंग यूज्ड एट अ रैम्पेड रेट बाय अस, दैट इज नॉट ओनली कॉजिंग पोल्यूशन, और जिसकी वजह से पोल्यूशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, एंड विल मेक द लाइफ ऑफ द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो डिफ़िकल्ट। हमारी फ्यूचर जनरेशन को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्योंकि हम अपने रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। आज के टाइम पोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया इसकी वजह से, और हमारे रिसोर्सेज तो हैं ही है जिससे एक्सप्लॉयट हो रहे हैं, और हमारी फ्रेश एयर भी हमें नहीं मिल पा रही है। नेक्स्ट हमारा इंडस्ट्रियल एंड एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। द राइजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो दिन प्रतिदिन इंक्रीज होती जा रही हैं, जिससे हमारा पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। हमारे एयर में पोल्यूशन जा रहा है। हमारी रिवर्स जो हैं इंडस्ट्रीज़ के जो नियर होती हैं वो डिस्पोज होती जा रही हैं, क्योंकि इसके अंदर वेस्ट इंक्रीज हो रहा है। सम इंडस्ट्रीज ऑल्सो डंप देयर वेस्ट इन लैंडफॉल्स। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो अपना वेस्ट जो है इसको डंप कर रही हैं लैंडफिल्स में, माउंटिंग टू इंक्रीज लैंड पोल्यूशन, जिसकी वजह से लैंड पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। दो नंबर ऑफ मेजर्स हैव बीन टेकन, बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं, पर फिर भी इस प्रॉब्लम को स्टॉप कर पाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इंडस्ट्री का जो वेस्ट है वो हमारी लैंड में जा रहा है, जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है एंड लैंड पोल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट हमारा फॉल्टी माइनिंग प्रैक्टिसेस। लार्ज स्केल माइनिंग, जो हमारी लार्ज स्केल पर माइनिंग हो रही है उसकी वजह से एग्रीकल्चरल हमारी लैंड है, जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। हमारी जो रेलवे ट्रैक्स हैं, रोड्स हैं, नॉट ओनली दिस माइनिंग डस्ट इज़ ऑल्सो डिग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ एयर अराउंड अस। माइनिंग की वजह से जो हमारी डस्ट आती है उससे हमारी
एयर की क्वालिटी पर भी फर्क पड़ता है। इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ माइनिंग वेस्ट इज रिजल्टिंग इन डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, जिससे हमारे लैंड की डिग्रेडेशन हो रही है। फॉल्टी माइनिंग प्रैक्टिसेस हैव सेवियर इम्प्लीकेशन और ह्यूमन हेल्थ, और इससे हमारी ह्यूमन की हेल्थ पर भी असर पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है ई वेस्ट जनरेशन। Advanced use of technology and gadgets has given rise a lot of e-waste generation that needs to be addressed before it becomes a huge problem। जो हमारी टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है आज के टाइम में, हमारे गैजेट्स हैं, जिसकी वजह से ई वेस्ट जनरेशन जो हमारा है इस पे हमारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दैट नीड्स टू बी एड्रेस बिफोर इट बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम, और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रॉब्लम बन चुकी है। नेक्स्ट हमारा है नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन। Natural resources can largely be seen as air, water, land and energy. In the prevalent time where pollution levels have risen to the extent of causing health hazards, conservation of these resources is the primary concern। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि हमारा एयर है, वाटर, लैंड या एनर्जी की अगर हम बात करें तो आज के टाइम में पोल्यूशन का लेवल जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है, जिससे हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने रिसोर्सेज की कंजर्वेशन करें। दैट इज़ आवर प्राइमरी कंसर्न। तो कंजर्वेशन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रॉब्लम में। और फर्स्ट हमारा है एयर पोल्यूशन। सो हम एयर कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज at macro level, minimizing the release of toxins and greenhouse gases by the industries will help us to conserve fresh air। अगर हम मिनिमाइज कर देंगे रिलीज ऑफ टॉक्सिन्स, ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है इंडस्ट्रीज से आ रही हैं, तो इससे हमें फ्रेश एयर मिल सकती है। अगर हम इसे डिक्रीज कर देंगे तो एवरी इंडिविजुअल कैन कंट्रीब्यूट इन प्रिजर्विंग द क्वालिटी ऑफ एयर बाय अडोप्टिंग इको फ्रेंडली वेस्ट को अपनाकर हम अपनी एयर की क्वालिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार पूलिंग, यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दैट रन ऑन नेचुरल गैसेस रेदर देन पेट्रोल और डीजल, पोल्यूशन चेक, मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स एट रेगुलर इंटरवल। इसकी वजह से हम एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। ग्रीन वेस्ट को अपनाकर अपने हाउसेज एंड बिल्डिंग्स में हम रिड्यूस कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को। नेक्स्ट हमारा है वाटर कंजर्वेशन। लेट अस सेव द वाटर टुगेदर। कैसे हम ये कर पाएंगे? जो हमारी वाटर है उसके हम यूज़ को अपना प्रॉपर लेकर के चलेंगे, अडॉप्ट करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स अपनी कम्युनिटीज़ में। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शेल कंट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाटर फॉर फ्यूचर जनरेशंस। Judiciously using water in our daily life, using water aerators in taps shall also help preserving water, correspondingly ensuring that the marine life is not disturbed due to improper waste management। About 70% of our planet consists of water। हमारा 70% प्लानट जो है वो वाटर से कंसिस्ट है। अगर हम वाटर को ही ठीक ढंग से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो इससे वाटर प्रॉब्लम आ जाएंगी, और बहुत ज़रूरी है कि हम अपने वाटर को कंजर्व करके चलें। इट विल बी एज गुड एज नॉट हैविंग एनी वाटर टू सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ। तो हम बहुत सारे तरीके हैं अपने डे टू डे लाइफ में जो वाटर यूज़ करते हैं, एरेटर्स यूज़ कर सकते हैं अपने टैप्स में, जिससे हम अपने वाटर को प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है लैंड कंजर्वेशन। कंजर्विंग लैंड मीन्स प्रमोटिंग एफोरेस्टेशन एंड डिस्करेजिंग डिफॉरेस्टेशन फॉर मटेरियल बेनिफिट। दिस विल हेल्प प्रमोट अदर लाइफ फॉर्म्स टू सर्वाइव एंड हेल्प टू मेंटेन बैलेंस इन द इकोसिस्टम। तो हम अपने लैंड को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? बाय प्रमोटिंग एफोरेस्टेशन एंड डिस्करेजिंग डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन को हमने कम करना है एंड एफोरेस्टेशन को हमने प्रमोट करना है। इसकी वजह से हम अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा सिक्योर बना सकते हैं और हम उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। सेकेंडली, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सोइल की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, एंड जो हमारा पुअर क्वालिटी ऑफ फूड हमें मिल रहा है इसको हम डिक्रीज कर सकते हैं। एंड डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड एग्रीकल्चर फील्ड्स इज रिजल्टिंग इन पुअर क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। तो हमें इसके लिए क्या जरूरी है? रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड अपसाइकिल। इस तरीकों को अपना करके हम लैंड को कंजर्व
कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एनर्जी कंजर्वेशन। वी यूज अ लॉट ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी टू फुलफिल आवर डेली नीड्स। हम बहुत सारे नॉन रिन्यूएबल मेथड्स को अपना करके एनर्जी के अपनी डेली नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स टू कंजर्व these resources and use alternative sources of energy to meet our needs such as wind, solar, wave energy. Using these means of energy will promote sustainable living and ensure that other resources are available for future generation. Using air conditioner with doors closed, not keeping the door of refrigerator open for too long, keeping the light and fan switched off while not in use. जब आपका लाइट एंड फैन यूज़ में नहीं है तो आप इसको स्विच ऑफ कर दीजिए। डोर जो है आप क्लोज करके रखिए जब एयर कंडीशनर चल रहा है। रेफ्रिजरेटर के डोर को भी हमने अच्छे से क्लोज करके रखना है। और टीवी, कंप्यूटर एंड अदर गैजेट्स जब हमारी यूज़ में नहीं है तो हम इसको स्विच ऑफ कर सकते हैं, जिससे कि हमारी एनर्जी जो है वो कंजर्व हो जाए। So what is green economy and what is its importance? Green economy as biological economy that is concerned with renewable energy, green buildings, clean transportation, वाटर वेस्ट एंड लैंड मैनेजमेंट। तो ग्रीन इकोनॉमी का मतलब क्या है? अगर हम बायोलॉजिकल इकोनॉमीज को बोलें तो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना, ग्रीन बिल्डिंग्स का यूज़ करना, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स का यूज़ करना, वाटर वेस्ट एंड लैंड मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू UNEP, United Nations Environment Program, a green economy is defined as low carbon, resource efficient and socially inclusive। UNEP की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्रीन इकोनॉमी को डिफाइन किया गया लो कार्बन, रिसोर्स एफिशिएंट एंड सोशली इंक्लूसिव। ग्रीन इकोनॉमी विल हेल्प मेंटेनिंग रिसोर्सेज फॉर प्रेजेंट यूज एज वेल एज फॉर फ्यूचर जनरेशन। ग्रीन इकोनॉमी हमें हेल्प करती है कि हम अपने मेंटेन करके चलेंगे रिसोर्सेज, अपने प्रेजेंट यूज़ के लिए भी और अपने फ्यूचर यूज़ के लिए भी, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ग्रीन इकोनॉमी विल बी फ्यूचर रेडी। A green economy will observe less health concerns and promote healthy lifestyle with the use of best economic technology to grow. So green economy means low carbon growth, resource efficiency and social inclusivity is equal to sustainable development. Okay.